के चैनल पे एसएससी एमटीएस के लिए लगातार दोस्तों एसएससी की जो भी अभी तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको हल कराए जा रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज के माध्यम से, जिसमें दोस्तों कहने को टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, बाकी अन्य पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट जो उसी के आसपास के होते हैं वो भी आपको कराए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, निश्चित ही आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले काफ़ी सारी क्लासेस चैनल पे कराई जा चुकी हैं, तो जिनका भी आगामी किसी शिफ्ट में दोस्तों 13 के बाद में एग्ज़ाम लगा हुआ है वो बहुत ही कम समय में चैनल पे विजिट करके सारी क्लासेस देख सकते हैं और एक ना एक क्वेश्चन उनको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो हड़प्पावासी दोस्तों जो कपास था, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासियों द्वारा की गई। चांदी का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? हड़प्पावासियों ने शुरू किया था। जौ अर्थात जिसको यव कहा जाता था वेदों में, उनका प्रमुख खाद्यान्न था हड़प्पावासियों का। और हड़प्पावासी दोस्तों कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? कौन सा ऐसा तंत्र होता है जिसमें कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? धनिक तंत्र, अल्प तंत्र, एक तंत्र या फिर राजतंत्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑलिगार्की होता है, अल्पतंत्र जिसको कहा जाता है। और इसमें दोस्तों जो कुछ लोग होते हैं वो अधिक लोगों पर प्रशासन करते हैं, अपना शासन चलाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, किसी तंत्र में कुछ लोगों द्वारा अधिक लोगों पर शासन करने की प्रणाली को अल्पतंत्र कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में भी वही चीज़ लिखी गई है जो ऊपर क्वेश्चन में है, ऑलिगार्की इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और पॉइंट नीचे दिया गया है दोस्तों, ये कुछ लोग किसी परिवार या कुलीन वर्ग या धनिक वर्ग या धार्मिक वर्ग से हो सकते हैं। ये जो कुछ लोग दोस्तों जो शासन करते हैं अधिक लोगों पर, उनके बारे में बताया गया है। ये किस वर्ग से हो सकते हैं? कुलीन वर्ग, धनी वर्ग या फिर धार्मिक आदि से हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे हाल ही में न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है? जेसिंडा अर्डर्न, राहुल गांधी, पीयूष गोयल या दोस्तों जो बाइडेन? तो अभी हाल ही में दोस्तों जो न्यूजीलैंड की पूर्व पीएम थी जेसिंडा अर्डर्न, जिनको दोस्तों अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेगा, न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न को कोरोना महामारी और 15 मार्च 2019 की गोलाबारी की घटना के दौरान देश का नेतृत्व और सेवा के लिए देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान इनको प्रदान किया गया है। किस लिए दोस्तों? कोरोना महामारी के मैनेजमेंट के लिए, और जो गोलाबारी की घटना हुई थी 2019 में, उसमें दोस्तों इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्यूजीलैंड में आमतौर पर साल में 2 बार प्रधानमंत्री की ओर से 2 व्यक्तियों को ये सम्मान के लिए चुना जाता है। तो इस बार किसको मिला है? जो पूर्व प्रधानमंत्री थी जेसिंडा अर्डर्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, कावेरी विवाद। तो सरकारिया आयोग का दोस्तों जो केंद्र राज्य के संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया था। कल भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? साथ में आप ये भी याद रखिएगा 1983 में किया गया था, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए। और 1983 के बाद दोस्तों इसने जो है 4 साल बाद 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? इसको किया गया है श्रीलंका के लिए। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों इसमें?
नया लॉन्च किया गया क्रूज श्रीलंका में 3 बंदरगाहों हम्बनटोटा, त्रिकोणमाली और कंकेशुतरई तक जाएगा। ये जो लॉन्च किया गया दोस्तों क्रूज है, ये कहाँ तक जाएगा? श्रीलंका के 3 बंदरगाहों पे जाएगा। और तीनों बंदरगाहों के नाम भी आप याद रखिएगा, हम्बनटोटा, त्रिकोणमाली और कंकेशुतरई। ये तीनों कहाँ पे हैं? श्रीलंका में हैं। यहाँ तक इसकी जर्नी रहेगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है सोनेवाल ने कहा कि 2024 तक 3 नए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल चालू होने की उम्मीद है। सर्बानंद सोनेवाल दोस्तों, जो भारत के जहाजरानी मिनिस्टर हैं, उन्होंने दोस्तों क्या कहा है? 2024 तक 3 नए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल चालू किए जाएंगे, ये इस पॉइंट में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? जर्मनी, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, जापान। भिलाई इस्पात संयंत्र सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, किस राज्य में है। तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों किसके सहायता से किया गया था? तो इसका निर्माण जो है दोस्तों किसके सहायता से किया गया था? सोवियत संघ रूस की सहायता से इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस, जिसको सोवियत संघ कहा गया दोस्तों, की मदद से स्थापित किया गया था। तो पंचवर्षीय योजना को भी आप याद रखेंगे, द्वितीय थी। और यह अगला पॉइंट है, यह संयंत्र दुर्ग जिले छत्तीसगढ़ में कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो भारत में दोस्तों जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसको धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दोस्तों देखिएगा, पहला पॉइंट वही है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और यहाँ दोस्तों क्या है, फसल का 77% से अधिक चावल की पैदावार है, इसीलिए इसको दोस्तों भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, MS धोनी या दोस्तों विराट कोहली। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, सचिन तेंदुलकर को किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मंगलवार को महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख अभियान के लिए, किसके लिए? स्वच्छ मुख अभियान जो चलाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उसमें दोस्तों स्माइल एम्बेसडर के रूप में इनको नामित किया गया है। यह कैंपेन मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने वाला अभियान है। किस प्रकार की? मौखिक स्वच्छता को। सचिन अगले 5 वर्ष तक इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, दल का अध्यक्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आर्टिकल भी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे भी याद रखेंगे। 164(1) के तहत कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो ये सारे पॉइंट्स मोस्ट हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन दोस्तों कर्नाटक में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितना भी भारत में कॉफ़ी उत्पादन होता है उसका लगभग 70% दोस्तों कहाँ होता है? कर्नाटक में। इसके बाद केरल का नंबर आता है 22% यहाँ, और तमिलनाडु के अंदर दोस्तों। इसके बाद तमिलनाडु में भी, इसके बाद थर्ड नंबर किसका है दोस्तों? तमिलनाडु का। केरल में 22%। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा राइट है ये आपको बताना है। तो स्कर्वी रोग जो है दोस्तों वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रंतोंधी। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। कौन से विटामिन की कमी से दोस्तों? विटामिन के की कमी से जो है दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसको इससे हीमोफीलिया रोग इसे कहा जाता है दोस्तों। तो इसे आप याद रखिएगा, विटामिन के। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कौन सा है? कैल्सीफेरॉल है, ये भी आप याद रखेंगे विटामिन डी का। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और वयस्कों में दोस्तों ऑस्टियोमेलेसियो रोग हो जाता है, हड्डियों का जो रोग होता है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश। G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन ऊर्जा एनर्जी बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन दोस्तों गोवा में किया जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, ऊर्जा निवेश की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचानने के बाद मिशन इनोवेशन MI 2.0 का दूसरा चरण 2 जून 2021 को लॉन्च किया गया। और अगला पॉइंट है दोस्तों, जीरो कार्रवाई के दशक 2021 से कहाँ कितने तक है दोस्तों? 2030 पर आधारित है। यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों और शुद्ध शून्य के रास्ते की दिशा में प्रगति को गति देगा। ये जो मिशन है दोस्तों, ये जीरो शून्य यानी शून्य के रास्ते, शुद्ध शून्य के रास्ते की दिशा में प्रगति देगा। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो अभ्रक का सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ पे है ये आपको बताना है। भारत में ही है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, भारत विश्व में अभ्रक सीड का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है दोस्तों। भारत में कुल अभ्रक सीड के उत्पादन का 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। अभ्रक सीड का सर्वाधिक भंडार भारत में ही है। अभ्रक का सबसे ज़्यादा भंडार भारत में है। सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात दोस्तों कौन करता है? भारत ही करता है। लगभग 90% जो है निर्यात कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पूर्व में आपको बता चुके हैं। अल्पतंत्र होता है और बाकी पॉइंट सभी आपको पहले बताए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है? IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। तो इसमें कौन सा टॉप पे है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा IIT मद्रास। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, मिरांडा हाउस इस साल भी टॉप कॉलेज के लिस्ट में टॉप पर है। नी रैंकिंग की शुरुआत साल 2016 में हुई थी और इसका 8वां संस्करण है ये। पिछले साल IIT मद्रास ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग कैटेगरी में अपना नंबर पोजीशन रखा था। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आप ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 बिटों के समूह को क्या कहा जाता है? निबल, बाइट या दोस्तों वर्ड या किलोबाइट? तो 8 बिटों के समूह को क्या कहा जाता है? एक बाइट कहा जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, बाइट संगणन व दूरसंचार सूचना की इकाई होता है। यह 8 बिट से मिलाकर बना होता है। बाइट कंप्यूटर स्मृति में अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। बाइट किसे कहते हैं? कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर
द्वारा ली जाने वाली जगह। यह कंप्यूटर स्मृति की दूसरी सबसे छोटी इकाई होती है। बाइट में 8 बिट होते हैं, 8 बिट के बराबर जगह होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसे आप याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में द्रस्वती किस नदी को कहा जाता था? वैदिक काल में द्रस्वती किस नदी को कहा जाता था? रावी को, घग्गर को, ब्यास को या फिर गंगा को? तो वैदिक काल में घग्गर नदी को द्रस्वती के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षचरित्र निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, व्यास? तो हर्षचरित्र किसने लिखा है हर्षचरित्र को? तो ये लिखी गई है दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, हर्षचरित्र को राजा का भारत में प्रथम चरित्र माना जाता है। पुराण के 5 अंग हैं, 5 भाग हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, अंश और वंश चरित्र। ये पुराण के 5 भाग हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। आजकल डीप क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। वर्तमान पुराण का मूल रूप गुप्त काल को माना जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की मेज़बानी में संघाई सहयोग संगठन का आयोजन कब किया जाएगा? इस बार दोस्तों 2023 में संघाई सहयोग जो SCO है उसकी बैठक भारत में ही होनी है। और इसका दोस्तों आयोजन कब किया जाएगा? 2 जुलाई को, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई? तो इसका आयोजन जुलाई में दोस्तों होना है और ये 4 जुलाई को होगा, 4 जुलाई 2023 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, भारत इस साल संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2022 को समरकंद शिखर सम्मेलन में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की थी। इससे पहले 2022 वाला दोस्तों समरकंद में हुआ था और जहां से भारत ने अध्यक्षता इसकी ग्रहण की थी। तो इस बार कहां इसका आयोजन होने वाला है? भारत में 4 जुलाई 2023 को। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सूरीनाम, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश? तो सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, उससे जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मान समारोह के दौरान संबोधन में कहा कि देश के सबसे बड़े सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों सूरीनाम की? तो राजधानी भी याद रखिएगा, पारामारिबो इसकी राजधानी है दोस्तों। और यह पश्चिम गोलार्ध पर इकलौता डच भाषी क्षेत्र है जो नीदरलैंड्स राजशाही का हिस्सा नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप याद रखेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़े, ताकि हर वीडियो का आप लाभ उठा सकें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।